स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रृंगार कलश में। और मैं शिवाकांत पांडे आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। हिंदी व्याकरण में आज हम व्यंजन वर्णों के विषय में जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से हैं और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए चर्चा करते हैं। अपनी क्लास में हम आते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, या जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र न होने का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्थात इन्हें हम अकेले नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमारा ये का है, अगर इसके नीचे हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये पूर्ण नहीं है। इसको पूरा करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जब का में हम आ को लगाते हैं, का में हम जब आ स्वर को शामिल करते हैं तब जाकर के हमारा ये पूरा का बनता है। हमें किसी भी व्यंजन वर्ण को पूरा करने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए इसकी परिभाषा जो बनी है वो यही कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं या स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। और अगर कुल व्यंजन वर्णों की बात की जाए तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। अब चर्चा करते हैं हम व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्णों को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग हमारा है वो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 होती है। सबसे पहला हम स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। इन पांचों वर्गों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गों में बटे होने के कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। यहाँ पर देखिए अंगा। अंगा के कभी भी हम नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं, हमेशा अंगा के बगल में ही इस बिंदी को हम लगाते हैं और इस बिंदु को पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु को हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ग आता है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा और इया। इया को भी हम ऐसे बनाते हैं, कभी भी आ की तरह नहीं बनाएंगे, ये गलत होता है। इया बनाने का जो तरीका है वो यही सही है। तीसरा वर्ग हमारा आता है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा 5 वर्ण आते हैं। ता वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा और मा। यहाँ पर भी एक विशेष बात कि जब हम धा को बनाते हैं तो धा को ऐसे बनाते हैं, घुंडी लगाए हुए रहते हैं। भा को जो भी जब बनाते हैं तो भा में भी एक घुंडी बनी रहती है ऐसे, और इस घुंडी के ऊपर कभी भी ये सीरो रेखा नहीं गुजरती। हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं।
घुंडी के बाद ही हम लाइन को खींचते हैं। अब चर्चा करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन भी 4 अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। इन चारों वर्णों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। या, रा, ला और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, अंतस्थ होते हैं। या को हम और वा को हम अर्धस्वर मानते हैं। ला को लुंठित रा कहते हैं और ला को पार्श्विक कहते हैं। इन सब की चर्चा आगे हम डिटेल से करेंगे। अगला जो हमारा भेद है वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं, शा, सा, सा और हा। इनके उच्चारण पर जरा ध्यान दीजिए। शा, सा, सा और हा। इन चारों वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इन चारों को बोलने में जो हमारी प्राण वायु है वो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। घर्षण करने के कारण, रगड़ने के कारण हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए इन चारों वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन वर्णों को मिला करके हमारे जो मूल व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या 33 हो जाती है। लेकिन फिर भी आगे और वर्ण हैं, 4 वर्ण और आते हैं जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उसमें है हमारे छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। हम जब ज्ञा का उच्चारण करते हैं तो हमने बचपन से सीखा है, बचपन से जाना है कि हम इसको ज्ञा ही बोलते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञान, वैज्ञानिक। लेकिन आजकल हिंदी मानक में इसके उच्चारण पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हम इसको ज्ञा न बोल करके ज्ञा बोलते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, जा और इया से, इसलिए इसको हम बोलते हैं ज्ञा। उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है, ज्ञा न बोल करके इसको हम ज्ञा बोलते हैं। 2 वर्ण हमारे और हैं जिन्हें हम उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डा और ढा। लेकिन इनके भी उच्चारण में भेद है। डा को डा न बोल करके इसके आगे हम आ जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं हम अढ़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। इनको डा और ढा न बोल करके हम बोलेंगे अढ़ा और अढ़ा। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला स्टेप है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हमने 5 आधारों पर किया है। सबसे पहला आधार हमारा है सामान्य आधार पर, दूसरा है घोष या कंपन के आधार पर, तीसरा है प्राण वायु के आधार पर, चौथा है प्रयत्न के आधार पर, या हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर, और पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर। दोनों में अंतर है, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहला आधार हमारा आता है सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर हमने व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, बीच में होते हैं, इसलिए इन वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु,
घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। फिर से जरा ध्यान से, ऊष्म वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु है वो घर्षण करते हुए या रगड़ते हुए बाहर निकलती है, जिसके कारण प्राणवायु गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है। इसलिए इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अगला आधार हमारा है घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन, घोष को ही हम कंपन कहते हैं। जब मुंह में हमारे वाइब्रेशन होती है तो उसी को हम घोष कहते हैं। घोष या कंपन के आधार पर हम व्यंजन वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। आ धन घोष यानी कि अघोष। जब किसी शब्द के पहले हम आ उपसर्ग को लगा देते हैं तो आ का मतलब हो जाता है नहीं। घोष का मतलब आप जानते ही हैं कंपन, यानी कि कंपन नहीं, कंपन रहित। अघोष का मतलब हुआ कंपन रहित। वहीं पर जब हम किसी शब्द के पहले सा को लगा देते हैं तो सा का मतलब होता है सहित, यानी कि कंपन सहित। सघोष का मतलब हुआ कंपन सहित। अघोष और सघोष, इनको समझते हैं जरा। व्यंजन वर्णमाला में इन दोनों का बहुत ही बड़ा महत्व है, घोष और अघोष। अघोष को ही घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। हम इनका क्रम याद कैसे करते हैं? जैसे स्वर, स्वर में सबसे पहले आ आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर पहले आता है, व्यंजन बाद में आता है। आ भी पहले आता है और सा बाद में आता है। इसलिए सबसे पहले हम अघोष रखेंगे, उसके बाद सघोष रखेंगे। अघोष किसे कहते हैं? अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अघोष वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इनके अलावा हमारे तीनों श आते हैं, स, स और सा। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इनके अलावा ऊष्म व्यंजन का हा भी इसी में आता है और अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्ण सघोष होते हैं। सघोष में सभी स्वर को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अघोष वर्णों की संख्या 13 है और सघोष वर्णों की संख्या 20 है। 20 और 11 हमारे स्वर भी इसी में सम्मिलित हैं। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 31। अब आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में है, हमने सारणी बनाई है घोष और अघोष वर्णों की। आप इस सारणी के माध्यम से अघोष और सघोष वर्णों को पहचान सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है का और खा, ये अघोष वर्ण है, और का वर्ग के ही गा, घा और अंगा हमारे सघोष हैं। यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रथम के पहले और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं, उसके बाद के तीनों वर्ण सघोष होते हैं। अघोष में ही हमारे तीनों सा आ जाते हैं और सघोष में हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। इनके अलावा हा को भी इसी में शामिल किया गया है। अब अगला जो स्टेप हमारा आता है, अगला आधार जो आता है हमारा, वो है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर हमने व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण में और महाप्राण में। अल्प प्राण यानी कि प्राणवायु, जिन वर्णों को बोलने में या जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी प्राणवायु थोड़ी मात्रा में निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले, महा का मतलब अधिक मात्रा में निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे
पा वर्ग हो। इन वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये भी हमारे अल्प प्राण में ही आते हैं। इन सब के अलावा हमारे जो स्वर होते हैं ये भी अल्प प्राण में ही आते हैं। इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 हो जाती है और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। दूसरा और चौथा वर्ण जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें महसूस होगा, उच्चारण करते ही महसूस होगा कि किन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकलती है और किन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक वायु निकलने का अनुभव मिलता है। जैसे हम का को बोलते हैं, का तो थोड़ा सा कम दबाव पड़ता है, लेकिन अगर हम खा को बोलते हैं तो खा में वायु अधिक मात्रा में निकलती है। यही आधार होता है, हम महसूस कर सकते हैं उच्चारण करके इन वर्णों का कि कौन से वर्ण हमारे अल्प प्राण में आते हैं और कौन से महाप्राण में आते हैं। महाप्राण में हमारे उस व्यंजन भी शामिल किए हुए हैं। शा, सा, सा और हा, ये चारों वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनको भी हमने सारणी के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इनको बोलने में हमें वायु का जो दबाव होता है, जो मुख से वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है। वहीं पर खा और घा को बोलने में जो हमारी प्राण वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है। इनको बोलने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। आप इस सारणी के माध्यम से सभी अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को देख सकते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत हमने सभी स्वरों को रखा है और महाप्राण के अंतर्गत हमने सभी ऊष्म व्यंजनों को रखा है। अब आगे चलते हैं। अगला आधार है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों को हमने 8 भागों में बांटा है। प्रयत्न का आधार वही होता है कि उच्चारण का जो आधार होता है, जो बोलने का आधार होता है, उसी को हमने प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्रयत्न के आधार पर हमने हिंदी व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है उसे हम स्पर्शी वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। इसमें हमारे जो का वर्ग के वर्ण आते हैं, टा वर्ग के वर्ण आते हैं, ता वर्ग के, पा वर्ग के, जो प्रथम के 4 वर्ण हैं, इनको हमने स्पर्शी वर्ण में शामिल किया है। इस प्रकार 4 गुणे 4 बराबर 16। 4 वर्ग हमारे कौन कौन से वर्ग हैं? वर्ग हैं हमारे का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हमने यहाँ पर चा वर्ग को शामिल नहीं किया है। इन चारों वर्गों के प्रथम के जो 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? जैसे का वर्ग का है का, खा, गा और घा। 5वां वर्ण हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्योंकि उसका जो उच्चारण स्थान हो जाता है वो नासिक है, इसलिए हमने स्पर्शी वर्ण में इसको नहीं रखा है। अगला जो स्टेप है हमारा संघर्षी वर्ण। प्रयत्न के आधार पर ही हैं। प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजन वर्णमाला को 8 भागों में बांटा था। तो दूसरा जो है वो है संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण 4 हैं, सा, शा, शा और हा, जिनको अभी तक हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जान रहे थे। इनको हम संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। तीसरा है स्पर्श संघर्षी। इनकी संख्या भी 4 है। जो हमने च वर्ग को छोड़ दिया था, यहाँ पर च वर्ग के प्रथम के जो 4 वर्ण हैं उनको हम स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। चा, छा, जा और झा, इनको हम स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। आगे है नासिक वर्ण, यानी कि नाक के बल जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम नासिक वर्ण कहते हैं। इन वर्णों की संख्या 5 है। इसमें कौन कौन से वर्ग के वर्ण आते हैं? इसमें सभी वर्ग के
अंतिम वर्ण जिनको हम पंचमाक्षर कहते हैं, पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं? अंगा होता है, का वर्ग का अंगा आ जाता है, च वर्ग का इया आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं, पांचों वर्गों के जो अंतिम के 5 वर्ण होते हैं उनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं, उनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। इन वर्णों की संख्या 5 होती है। आगे हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अर्धस्वर हमारे 2 होते हैं, या और वा। या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो या है वो ई का ही भाई माना जाता है और जो वा है वो ऊ का भाई माना जाता है। इनके उच्चारण में स्वर से अधिक समय लगता है लेकिन व्यंजन से कम समय लगता है, इसलिए इनको न तो हम स्वर में रखते हैं और न ही व्यंजन में रखते हैं, इनको हम अर्धस्वर की कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रकंपित वर्ण। ऐसे वर्णों की संख्या केवल 1 है। हम रा को प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। रा को ही हम लुंठित भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम रा को बोलते हैं तो हमारी जीवा ऊपर मूर्धा में लड़ती है और लड़ने के बाद तुरंत मुड़ जाती है। जब हम रा को बोलते हैं तो हल्की सी कंपन होती है, इसलिए इसको हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जीवा रा को बोलने में मुड़ जाती है, इसलिए इसको हम लुंठित रा भी कहते हैं। पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण की संख्या 1 है, ला। ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो ला को बोलते समय हमारी जिह्वा नीचे के दांत पर लड़ती है और जिह्वा के बगल से यानी पार्श्व से, पार्श्व का मतलब ही बगल होता है, जिह्वा के बगल से वायु निकलती है। वायु निकलने के साथ जो आवाज़ निकलती है उससे ला का निर्माण होता है। ऐसे उच्चारण से ला का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम पार्श्विक ला कहते हैं। ताड़न जात। अगला स्टेप हमारा आता है ताड़न जात। ताड़न जात को ही हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात को ही हम फेंकना व्यंजन भी कहते हैं। फेंकना क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम डा और ढा, यहाँ हम डा और ढा नहीं पढ़ेंगे। हम पहले ही बता चुके थे कि हम इनको पढ़ते हैं अढ़ा और अढ़ा। ये जो नीचे इनके बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को ही कहते हैं ताड़न जात बिंदु। याद रखिएगा आप लोग, जो अढ़ा और अढ़ा के नीचे बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु को ही हम कहते हैं ताड़न जात बिंदु। इनका उच्चारण अढ़ा और अढ़ा कहते हैं। इनको ही हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब फेंकना होता है। जब हम डा और ढा को बोलते हैं, अढ़ा और अढ़ा को बोलते हैं, तो हमारी जीवा पहले पीछे मुड़ती है, उसके बाद तुरंत नीचे आकर गिरती है, जैसे जीभ को फेंक दिया जाए। इसलिए इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। हमने एक सारणी के माध्यम से स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान को प्रदर्शित किया है। पहले देखिए क्रम संख्या 1 में स्वर और व्यंजन हमने दोनों को रखा है, एक सारणी बना दी है और उसमें वर्णों को हमने पहले रखा है, वर्णों के बाद उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान को हम किस नाम से जानते हैं उसको भी हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। देख सकते हैं आप लोग इनको कि छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, और हा को और विसर्ग को, विसर्ग आप जानते हैं, आहा को विसर्ग बोला जाता है। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कंठ को हम कंठ्य कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है।
री टा वर्ग के सभी वर्ण रा और शा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। ली, ये ली जो वर्ण आया है ये संस्कृत का वर्ण है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। ली ता वर्ग ला और सा इनका उच्चारण स्थान दंत है। दंत को हम दंत कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए और ऐ, चूँकि जो हमारा ए वर्ण है वो आ और ई से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कंठ धन तालु को हम कहते हैं कंठ तालव्य। इस प्रकार ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है। ओ और ओ आ धन उ से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस प्रकार कंठ धन ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ बना है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वा और फा, वा और फा, ये फा दूसरा वाला फा है, इसको नुक्ता फा बोलते हैं, जिसके आगे बिंदी लगी होती है। इस बिंदी को हम नुक्ता बिंदु बोलते हैं। वा और फा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अंग अनुस्वार, अंग को ही अनुस्वार कहते हैं। अंग का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। नासिका के उच्चारण स्थान को हम नासिक कहते हैं। इस प्रकार हमने उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया है। एक ही सरणी के माध्यम से हमने स्वर और व्यंजन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर उतार सकते हैं, जरूर नोट कर सकते हैं। हिंदी के अन्य वर्ण, हम हिंदी के अन्य वर्णों पर भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह को आप लोग जानते ही हैं। अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। हमने पहले ही बताया था कि अगर किसी शब्द के पहले आ लग जाए तो उसका मतलब होता है कि उसके बिना या उसके रहित। आ धन योग धन वाह, यानी कि बिना योग के जो वाहन करे उसको हम अयोगवाह कहते हैं। वाहन किस में होता है? वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वाहन नहीं कर सकते हैं उनको हम अयोगवाह कहते हैं। ऐसे वर्ण केवल स्वर वर्णों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अयोगवाह के जो वर्ण होते हैं वो स्वर वर्णों के साथ ही आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अंत, कंठ, प्रातःकाल, दुख। अंत तो ठीक है, अंत तो आपके समझ में आ गया होगा कि अंत आ जो है वो स्वर है और स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। लेकिन जो कंठ है, कंठ का तो हमारा व्यंजन वर्ण है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि केवल स्वर वर्णों के साथ ही ये सब प्रयुक्त होते हैं? अयोगवाह हमारे स्वर वर्णों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लियर कर देते हैं हम कि का हमारा का और आ से मिलकर बना है। स्वर मिल गया हमें। हमने पहले ही कहा था कि ये केवल स्वर वर्णों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तो का और आ से मिलकर के का निर्माण हुआ है और आ के ऊपर कंठ में अनुस्वार लगा हुआ है। प्रातःकाल, ता में भी आ है, दा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए दुख के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे हम हिंदी के अन्य वर्णों में चर्चा कर लेते हैं। संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर यानी कि इसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 4 है, छ, त्रा, ज्या और श्रा। श्रा को हम मिश्र वर्ण भी बोलते हैं, लेकिन हम इनको संयुक्ताक्षर में ही सम्मिलित कर लिए हैं। छ 2 व्यंजन, कौन कौन से 2 व्यंजन? का
और हमारा सा, उसके बाद एक स्वर आ, दो व्यंजन और एक स्वर वर्ण के मेल से छ का निर्माण हुआ है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं का धन सा। पहला वर्ण हमारा आधा होता है, जो दूसरा वर्ण होता है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है। इस प्रकार का और सा के योग से छ का निर्माण हुआ है। ता और रा के योग से त्र का निर्माण हुआ है। जा और इया के योग से ज्या का निर्माण हुआ है। शा और रा के निर्माण से योग से श्रा का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। बहुत जगह हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग देखा है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किन वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुनासिक कहते किसे हैं? जब उच्चारण करते समय, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जब वायु मुंह एवं नासिका से निकलती है तो उन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक हमारा व्यंजन का रूप होता है और यह तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार हमारा व्यंजन का रूप है और जो अनुनासिक है वह स्वर का रूप है। अनुस्वार आप जानते ही हैं, अनुस्वार अंक को कहा जाता है। जो हमारी अंक की मात्रा होती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ऐसे। और जो अनुनासिक हमारा होता है चंद्र बिंदु, वह स्वर का रूप होता है और वह तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। निनुनासिक, निर्नुनासिक, जब उच्चारण करते समय केवल मुंह से वायु निकले, नासिका से ना निकले, केवल मुंह से वायु निकले तो उसे हम निरुनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये आ से ओ तक माने जाते हैं। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, ये निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। द्विगुण उच्छिप्त, इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इनके विषय में कि द्विगुण वर्ण किसे कहते हैं। अढ़ा और अढ़ा को हम द्विगुण वर्ण कहते हैं। जब डा और ढा के नीचे हम ऐसी बिंदी लगा देते हैं, ताड़न जात बिंदु उसको बोलते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस बिंदु को ताड़न जात बिंदु बोलते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, प्रारंभ में इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन के विषय में हम ये जान सकते हैं कि ऐसे वर्ण हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या तो आएंगे या तो फिर अंत में आएंगे, प्रारंभ में इनका प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं पेड़। अगर पेड़ को हम ऐसे लिखें तो हम इसे पेड़ न बोल करके बोलेंगे पेड़, लेकिन अगर यहाँ पर ताड़न जात बिंदु हम लगा देते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, इसका जो उच्चारण है वो अलग हो जाता है और इसको हम बोलेंगे पेड़। पेड़, पढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई न बोल करके लड़ाई। और इनकी जो स्पेलिंग भी होती है वो अलग होती है। जहाँ पर डा की स्पेलिंग हम डी करते हैं और ढा की स्पेलिंग डी एच करते हैं, वहीं पर अढ़ा और अढ़ा की स्पेलिंग अलग हो जाती है। अढ़ा की स्पेलिंग र होती है और अढ़ा की स्पेलिंग आर एच होती है। जैसे हम प्रतापगढ़ में लिखते हैं, भीलवाड़ा में लिखते हैं, प्रतापगढ़ में हम आर एच लगाते हैं, कभी भी डी एच नहीं लगाते हैं। हमारे समझ में द्विगुण व्यंजन आपके समझ में आ गया होगा। द्विगुण व्यंजन को ही ताड़नजात वर्ण बोलते हैं और उच्छिप्त वर्ण भी बोलते हैं। अगला स्टेप हमारा जो आता है संपृक्त वर्ण। जब आधे वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ण का वर्ग ना आए या पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आए तो उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। जैसे कंठ, का के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है,
जो कंठ का शुद्ध रूप है वो कंठ, क्योंकि जो ठा है वो टा वर्ग का आता है और टा वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो अड़ा होता है, इसलिए आधा यहाँ पर अड़ा हमने लगा दिया है, कंठ। व्यंजन, व्यंजन में जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है, यहाँ पर हमने आधी इयाँ रख दिया है, व्यंजन। चंचल, चंचल ऐसे लिखते हैं। गंगा, गंगा का जो शुद्ध रूप है वो ये है। ये संपृक्त व्यंजन कहलाते हैं, संपृक्त वर्ण कहलाते हैं। द्वित्व वर्ण या युग्मक वर्ण, जब आधे वर्ण के बाद उसी तरह का वर्ण आए, उसी प्रकार का समरूप वर्ण आए, तो वहाँ पर द्वित्व वर्ण हो जाता है। जैसे सज्जन, आधा जा के बाद उसी प्रकार का वर्ण पूरा जा आया है, आधा का के बाद पूरा का आया है। कच्चा, दिल्ली, पक्का, ये हमारे युग्मक वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला वर्ण कौन सा है। गृहीत वर्ण, गृहीत वर्ण, क्योंकि हमने इनको कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया है, इसलिए इनको हम गृहीत वर्ण कहते हैं। विदेशी वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 मानी गई है। का, खा, गा, जा और फा। जा और फा के नीचे ऐसी बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु को हम नुक्ता बिंदु के नाम से जानते हैं। इस बिंदु को हम नुक्ता बिंदु कहते हैं और इनकी कुल संख्या 5 मानी गई है। अगला है अनुस्वार या पंचमाक्षर का प्रयोग। अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। पंचमाक्षर जिस अक्षर के पहले आता है वह उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे गंगा, गंगा का शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है। चंबल, चंबल का शुद्ध रूप ये लिखा जाता है। कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही सूक्ष्म बातें। जैसे हम कोई वर्ण लिखते हैं, जैसे का ही लिखा, तो का के ऊपर जो ये लाइन हमने खींच दी है, इस लाइन को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। और जो नीचे की लाइन होती है ये लाइन, इसको हम खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। फिर आगे अनुस्वार, ये केवल 11 स्वर वर्णों के साथ ही आते हैं। पंचमाक्षर बिंदु, जैसे हम अंगा में लगाते हैं तो अंगा के पीछे जो बिंदु लगता है इसको हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। जब किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगता है तो उसे हम ताड़नजात बिंदु कहते हैं। जब किसी वर्ण के बगल में बिंदु लगता है, जैसे जा और फा में बिंदु लगता है, तो इसे हम नुक्ता बिंदु के नाम से जानते हैं और ऐसे वर्णों को हम नुक्ता वर्ण कहते हैं। र के प्रकार जान लेते हैं। र के 3 प्रकार होते हैं। जब र ऊपर लगा रहता है तो उसे हम रेफ रा बोलते हैं। जब किसी वर्ण के नीचे रा लगा होता है तो उसे हम पदेन रा बोलते हैं। और जब किसी वर्ण के ऐसे रा लगा होता है, जैसे टा में लगा हुआ है, उसे हम हंस पदेन रा बोलते हैं। ये रा के 3 प्रकार हैं। आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह निःशुल्क क्लास है। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता हूं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। तो जितना भी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अगर कोई कमी हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।